क्लास 11th चैप्टर नंबर 33 आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 33.4 एग्जाम्पल नंबर 25 है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल रिसीव ए बी सी और डी ग्रेड आर 0.40 0.35 0.15 and 0.10 respectively. Find the probability that a student will receive B or C grade और सेकेंड है एटमोस्ट सी ग्रेड, एटमोस्ट सी ग्रेड। तो अब देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी दे रखा है तो हम बस इवेंट कंसीडर करेंगे। कंसीडर ए टू बी, अच्छा ए तो यूज कर रखा है इन्होंने तो हम E1 ही ले लेते हैं। E1 बी द इवेंट दैट student receive grade A। सिमिलरली E2 आप ले लो, द इवेंट दैट स्टूडेंट रिसीव ग्रेड B। E3 to be the event that student receive grade C। E4 the event that student receive ग्रेड D। ठीक है, ये तीन हमने इवेंट कंसीडर कर लिया। मीनवाइल हमें क्या करना है कि हमें ये दो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, एक कि B और C ग्रेड वाली और एटमोस्ट C ग्रेड वाली। मतलब एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा C ग्रेड। ठीक है, तो बाय दैट कि नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा। अब देखो इवेंट दैट द स्टूडेंट को ए ग्रेड मिलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या थी। अब देखो द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल रिसीव ए ग्रेड उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.40, तो इट विल बी 0.40। और सेकेंड बी ग्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी है 0.35, सी ग्रेड मिलने की प्रोबेबिलिटी है 0.15। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी E4 मतलब ग्रेड डी मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.10 है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें पूछा है बी और सी ग्रेड। मतलब नाउ फर्स्ट में रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेड बी और सी। तो अब देखो B कहाँ पे है, E2 में, तो E2 हो गया। और का मतलब यूनियन E3। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यूनियन E3 क्या होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 बाई एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो वहीं से प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यूनियन E3 क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3। अब आप देखो E2 इंटरसेक्शन E3 0 क्यों हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 क्यों, क्योंकि ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होने वाला जिसको ग्रेड ए भी मिले और जिसको ग्रेड बी भी मिले, मतलब सी भी मिले और बी भी मिले। ऐसा थोड़ी होता है किसी के भी रिजल्ट में या तो ए मिलता है तो बी मिलता है तो सी या तो डी। ऐसा तो नहीं होता कि बी और सी दोनों मिल गया। सब्जेक्ट वाइज हो सकता है डिफर, बट एट द एंड तो कैलकुलेशन हो गया एक ही आएगा ना, तो इसलिए वो 0 हो जाएगा।
और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 है 0.35, E3 की प्रोबेबिलिटी है 0.15। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो 0.5 बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंड में एटमोस्ट सी ग्रेड। मतलब एटमोस्ट सी ग्रेड में मतलब सब ज़्यादा से ज़्यादा उसे सी ग्रेड मिलना चाहिए। तो या तो सी मिल सकता है या तो डी मिल सकता है, बस दो ही पॉसिबिलिटीज है। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इन दिस केस एटमोस्ट सी में या तो सी या तो सी से कम। एटमोस्ट मतलब कम से कम, मतलब सी से और सी के जितने नीचे ग्रेड हैं, तो एक सी है और एक डी है। ठीक है, तो सी की प्रोबेबिलिटी मतलब सी को रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, E3 है, तो ये हो गया E3, और डी को रिप्रेजेंट करने वाला E4, तो यहाँ पे E4 हो गया। E3 की प्रोबेबिलिटी है 0.15, E4 की प्रोबेबिलिटी है 1/0, so it will be 0.25। आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 26 है, लेट A B C be three events if the probability of occurring exactly one event out of A and B is 1 minus x अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एटलीस्ट मतलब एग्जैक्टली वन इवेंट। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मतलब ए और बी में एक ही आकार होगा। तो एक केस हो सकता है कि ए हो, ठीक है, और बी ना हो। दूसरा हो सकता है कि बी हो, मतलब ए ना हो बी हो जाए, और उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस एक्स। उसकी प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस एक्स। अगेन आउट ऑफ बी एंड सी एक ही होगा। ठीक है, यहाँ पे शुरू से पढ़ लो, द इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एग्जैक्टली वन इवेंट आउट ऑफ बी एंड सी इज दिस, उसकी प्रोबेबिलिटी है दिस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी नॉट प्लस में बी नॉट इंटरसेक्शन सी, मतलब एक ही अकर कर रहा है। अब यहाँ पे क्लैरिटी नहीं दी है इसने कि ए अकर कर रहा है कि बी, बस बता रखे कि एक ही अकर कर रहा है। तो हमने दोनों केसेस की प्रोबेबिलिटी मतलब या तो ए अकर कर रहा होगा या तो इसमें, अब देखो इसमें ए अकर कर रहा है, इसमें बी अकर कर रहा है, क्योंकि अब हमें पता नहीं है कि एग्जैक्टली ए अकर कर रहा है कि बी, इसलिए हमने केसेस बना लिया और उनको ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1 माइनस 2x। अब देखो आउट ऑफ सी एंड ए की प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस एक्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन सी इज 1 माइनस एक्स। ठीक है, मतलब अगर हम इसी चीज को अच्छे से लिख ले तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट क्या होता है, इट इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। देखो जो अकर कर मतलब जिस पर बार नहीं है वो एज इट इज, और माइनस में उनका इंटरसेक्शन, मतलब ये खुलकर आएगा तो इट विल बी ऐसा कुछ होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमने इसको ओपन करा तो ये कुछ ऐसा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। सेम यहाँ पर होगा। तो अगर हम बाकी डॉट 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 कर लेना और दैट इज ये कुछ ऐसा बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। सेम यहाँ पर होगा, क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2x।
फिर यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो, अब आपको आपके पास क्या दिया हुआ है, ऑल्सो एंड एंड दैट ऑफ अकरिंग 3 इवेंट साइमल्टेनियसली, मतलब तीनों साथ में अकर कर रहे हैं। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, प्रूव दैट एटलीस्ट वन आउट ऑफ ए बी सी विल अकर इज ग्रेटर देन 1/2। तो हमसे प्रूव करना है वी हैव टू सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि यहाँ पे बोला एटलीस्ट वन, मतलब कोई सा भी अकर कर सकता है इन तीनों में से एक, ठीक है। तो या तो ए हो सकता है और या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है या तो सी हो, मतलब या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है या तो सी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 से बड़ी दिखानी है, ठीक है। हमें क्या दिखानी है, इज ग्रेटर देन 1/2। तो हम लेकर चलते हैं। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो बाय एडिशन थ्योरम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होता है, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन से माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन से प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो हमें डायरेक्टली दे रखा है कि इट इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। बाकी का क्या, बाकी आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो अब देखो अगर यहाँ से हम कैलकुलेट कर कर निकालना हो, अगर आप इनको सॉल्व करने बैठोगे तो इट विल टेक टाइम ना, कि कैसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है, नहीं कर पाओगे। तो क्या करना है, अब ये दे रखा है ना, तो पक्का हमको इसका यूज तो करना है। तो कैसे करोगे, आप देखो इन सारे को जब आप ऐड करोगे ना तो यही पूरा निकल कर आएगा। आप एक बार ऐड कर देखो, देखो इन सारे को जब ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ये सारा का काम हो गया। माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, इसको ऐड करो तो 113 हो गया माइनस 4x हो गया, ठीक है। अब आप इस 2 को नीचे जब लेकर आओगे, देखो ये 2 हटा दो, ठीक है, ये 2 सब हटाकर यहाँ पे नीचे लगा दो, तो क्या, अब देखो ध्यान से, क्या इसी पूरे की वैल्यू नहीं मिल गई। अब ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू 3 माइनस 4x/2, इस पूरे की मिल गई, तो इस पूरे की वैल्यू लग दो 3 माइनस 4x/2 और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इसे ग्रेटर देन 1/2 दिखाना है। तो अब देखो हम कैसे दिखाएंगे, पहले आप यहाँ पे क्या करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ। तो अगर आप इसको अलग अलग करोगे तो इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2। अब आप यहाँ पे क्या करो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या बोलता है, पहला कि एक्स स्क्वायर की डिग्री को कोफिशिएंट को 1 करो, 1 है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्या करो, जो x का कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। उसको 2 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आए वो ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऐड करा सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये देखो ध्यान से देखो ये क्या बन गया, ये बना ए स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर, ए के जगह x है और b के जगह 1 है,
तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब देखो अगर आप ए के जगह x रख दो, b की जगह 1 रख दो तो यही बन जाएगा, ठीक है। तो इस केस में ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 हो जाएगा। देखो 3 माइनस 2 1, 1/2 एंड दिस इज ग्रेटर देन 1/2। अगर आप इसको हटा देते हो, ठीक है, तो ये क्वांटिटी में अब जैसे यहाँ पर ऐसे 5 प्लस 1/2, तो ये जो नंबर है ये 1/2 से तो बड़ा है ना। बस और बस इस चीज का हम ध्यान रखते हैं कि ये नंबर पॉजिटिव है होना चाहिए। अब आप ऐसा मत कर देना जैसे ये रहे -5 प्लस 1/2, क्या ये नंबर 1/2 से बड़ा है? नहीं बड़ा है भाई, 1/2 से छोटा है। आप ध्यान से देखो, इट इज -9/2 एंड -9/2 इज लेस देन 1/2, तो ये गलत हो जाएगा। बस हमको क्या टेक केयर करना है कि जो आप नंबर हटा रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने 5 हटा दिया, अब जहाँ पे 5 हटाया है तो ये इक्वलिटी इस साइड आ जाएगी, ठीक है, इक्वलिटी इस साइड आ जाएगी। अब जैसे आप समझो कि आपके पास एक बंदा है जिसके पास 5 प्लस 2 रुपीज है, ठीक है, और एक है जिसके पास 2 रुपीज है, तो कौन बड़ा होगा? यही बड़ा होगा ना, ठीक है। क्योंकि हमने 5 हटा दिए। तो इसी तरह से अब देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर जो है ना वो हमेशा पॉजिटिव है, क्योंकि वो स्क्वायर फंक्शन, आपको पता है स्क्वायर फंक्शन की रेंज क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, इसलिए वो ऑलवेज पॉजिटिव है। तो अगर आप ये हटाओगे तो ये ओवरऑल क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। तो दैट इज, यहां से हमें क्या पता चला, दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इज ग्रेटर देन 1/2। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड। नेक्स्ट सेम एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 27। For the 3 events A, B and C, the probability of exactly one of the event A or B, the event A or B occur, मतलब सेम, अभी जो हम कर आए सेम, probability of occurrence exactly one of the event, मतलब क्या दिया हुआ है, probability of A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B, ठीक है। एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट B और C अगर विच इज इक्वल टू P एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट C एंड A अगर, जो अभी हमने एकदम जस्ट पहले वाले एग्जांपल में करा है, सेम यहाँ पर भी वही दे रखा है, विच इज इक्वल टू P एंड ऑल द 3 इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली विच इज इक्वल टू P स्क्वायर, जहाँ पे P 1 और 2 के बीच में है। फाइंड the probability of occurrence at least one of the 3 events A, B and C। सेम कुछ है, बस हमसे यहाँ पे फाइंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करने को कहा है। तो वहाँ पे जो हमने स्क्वायरिंग द मेथड कर दिखाया कि दिस इज ग्रेटर देन 1/2, वहाँ यहाँ पर बस ये नहीं दिखाना, बाकी सारा कुछ सेम ही करना है, ठीक है। तो करते हैं। तो आप देखो एग्जैक्टली अकरेंस ऑफ वन ऑफ इवेंट्स ए एंड बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू पी के बराबर है। सेम है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, वो भी पी के बराबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन से, वो भी पी के बराबर है। ठीक है, अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट क्या होता है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब जिस पर नॉट नहीं है माइनस इंटरसेक्शन, माइनस उनका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से ये क्या बनकर आता है, इट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये पूरा सॉल्व करने पर क्या बनता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो दैट इज, इसी चीज को हम अच्छे से वेरीफाई करके लिख रहे हैं, तो ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल टू पी। इसके लिए बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू पी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू पी। ठीक है, ऑल्सो हमें दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी जो है वो पी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, आप देख लो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द 3 इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली, मतलब जब तीनों साथ में अकर करे उसकी प्रोबेबिलिटी है पी स्क्वायर, मतलब उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है पी स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, तो हेंस required probability which is equal to probability of A union B union C. Then find the probability of occurrence of at least one of the 3 events A, B and C. मतलब इन तीनों में से एक, तो मतलब या तो A भी हो सकता है, या तो B भी हो सकता है, या तो C भी हो सकता है, और कम से कम एक तो अकर करेगा ही, इसलिए यूनियन हुआ। एटमोस्ट होता तो नहीं होता। ठीक है, फिर एटमोस्ट होता तो ये वाला केस बनता। अब वो भी देखना पड़ता है कि एटमोस्ट 1 बोल रहा है या फिर 2 बोल रहा है। ठीक है, तो आपको एडिशन थ्योरम से क्या पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन से माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको पता है ये कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, अभी हम कर आए कि आप इन तीनों का सम कर दो। इन तीनों का जब आप सम करोगे तो क्या बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू तो है, हमें बस इस सब की वैल्यू निकालनी है। तो उनके लिए आप देखो यहां से सॉल्व कर वैल्यू निकाल पाना दैट इज नॉट दैट मच इजी। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको इनको ऐड ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करोगे तो ये होगा 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्लस में 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ये 2 टाइम्स तो आ ही जाएंगे, माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी विच इज इक्वल टू
ये हो जाएंगे 3p। ठीक है, अब आप क्या करो, इन जितने भी 2s हैं इन सारे को इसके नीचे कर दो। अब देखो यहाँ से ये 2 हटाओ, यहाँ से ये 2 हटाओ, यहाँ से ये, यहाँ से यहाँ से ये, और यहाँ पे नीचे लगा दो। तो आप देखो ये पूरा क्या इस पूरे के बराबर नहीं है? ध्यान से देखो, क्या ये पूरी वैल्यू इस पूरे वैल्यू के बराबर है ना? तो इस पूरे की वैल्यू क्या है? 3p/2। तो यहाँ पर आ जाएगा 3p/2 एंड प्लस में p²। अब आप एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 3p, एलसीएम लोगे तो प्लस में 2p²/2। तो ये हो जाएगा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 28 है, फॉर अ पोस्ट 3 पर्सन ए बी एंड सी अपीयर इन द इंटरव्यू। मतलब एक पोस्ट होगा, ठीक है, होगा उन पोस्ट के लिए, लेट अस टेक ये इंटरव्यू वाला रूम है, इसमें 3 पर्सन इंटरव्यू देने जाते हैं, ए बी और सी। ठीक है, वो 3 पर्सन है ए बी एंड सी। अब ऑब्वियस सी बात है, पोस्ट कितना है? यहाँ पे देखो क्लैरिटी दे रखी है कि एक ही पोस्ट है। फॉर अ पोस्ट 3 पर्सन अप्लाई। ठीक है, एक पोस्ट है जिसके लिए 3 लोग इंटरव्यू देने गए, तो सेलेक्ट कितने होंगे? अब देखो यहाँ पे एक एक वर्ड का मीनिंग होता है। ठीक है, एक ही पोस्ट है, 3 लोग इंटरव्यू देने गए, ऑब्वियस सी बात है एक ही बंदा सेलेक्ट होने वाला है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग सेलेक्टेड, ठीक है, ए की सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो ट्वाइस है दैट ऑफ बी। ठीक है, अगर बी की प्रोबेबिलिटी, लेट अस टेक एग्जांपल कि वो 0.2 है, तो ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0.4। ठीक है, 0.4 हो जाएगी। मतलब ए की प्रोबेबिलिटी बी से ज़्यादा है, मतलब ए के चांसेस ज़्यादा है सेलेक्ट होने के बजाय बी। एंड दैट ऑफ बी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इज थ्राइस दैट ऑफ सी। और बी की जो प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो 3 गुना ज़्यादा है सी से, और ए की है 2 गुना ज़्यादा है बी से। तो फाइनली अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन सा इंसान जो है वो ज़्यादा सेलेक्ट होते दिख रहा है? ऑब्वियस सी बात है ए की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात ए सेलेक्ट होता दिख रहा है। क्योंकि अगर ए की प्रोबेबिलिटी 2 टाइम्स है बी और बी की प्रोबेबिलिटी है 3 टाइम्स सी, तो ऑब्वियस सी बात है ए और सी के बीच में देखेंगे तो ए की प्रोबेबिलिटी विच इज इक्वल टू 6 टाइम्स सी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरह से ए की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सेलेक्ट होने की। व्हाट आर द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ए बी सी बीइंग सेलेक्टेड? ठीक है, हमें बताना है कि इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज क्या है। मतलब हमें बेसिकली यहाँ पे पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सेलेक्टेड का क्या है। अभी हम क्या करेंगे कि इनको अलग अलग इवेंट में रख लेंगे कि लेट E1 बी द इवेंट दैट कि पर्सन ए इज सेलेक्टेड। ठीक है, ऐसा कर लेंगे, बट अभी हमारे टारगेट जो है हमसे ये पूछा है कि ए के सेलेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, बी के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सी के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमसे पूछा था। ठीक है, तो लेट तो कंसीडर E1 to be the event that person A is selected। ठीक है, E2 को ले रहे हैं the event that person B is selected। आप E3 को ले लो the event that person C is selected। E1 को लिया कि पर्सन A सेलेक्ट हो रहा है, B को लिया पर्सन B सेलेक्ट हो रहा है, और E3 को हमने इवेंट लिया कि
पर्सन सी के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहां पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। अब देखो यहां पर क्या हो चुका है, यहां पर ए के जगह अब E1 आ चुका है, बी के जगह E2 आ चुका है, सी के जगह E3 आ चुका है, एंड दिस टाइम, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप ध्यान से देखो, अब द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बीइंग सेलेक्टेड इज ट्वाइस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अभी के लिए अगर हम ए समझे, ठीक है, E1 में कंफ्यूजन होगी इसलिए मैं ए से बता, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस, मतलब 2 टाइम्स दैट ऑफ बी, ठीक है, दैट ऑफ बी, ठीक है। यहां से क्या पता चला, अब ए के जगह है E1 और बी के जगह है E2 रख दो, प्रॉब्लम में आ जाओगे तुम, ठीक है, ऐसे कर लिया करो। देखो क्योंकि अगर आपको अंग्रेजी में लिखना है तो ठीक है, बट क्वेश्चन समझने के लिए ना जो चीज़ें ए में है ना वो ज़्यादा बेहतर लगता है मेरे हिसाब से। अब जैसे मैंने यहाँ पे E1 E2 मान तो लिया, अगर हम अभी करने जाएंगे, अगर हम ए की जगह E1 E2 तो कन्फ्यूजन हो जाता है वो थोड़ा सा कि ना ए है कहाँ पे E1 है, ठीक है, तो इसलिए आप ट्रीट करो। देखो आप ध्यान ही मत दो कि आपने E1 E2 माना है, आप ए बी में ही चलो, ठीक है, बस ए की जगह E1 लिखना, बी की जगह E2 लिखना, या पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना, E1 E2 कर देना, ठीक है। तो आप जैसा चाहो कर सकते हो, मुझे तो ऐसे ही ठीक लगता, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, सही या गलत ये मैं नहीं रेक्टिफाई करूँगा, ठीक है, मतलब वो नहीं कह सकता। अब देखो नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है, अब देखो हमने यहाँ तक कर लिया है, ठीक है, यहाँ तक कर लिया, फिर इस लाइन का भी हमने काम कर लिया, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब बी की प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बीइंग सेलेक्टेड इज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय दैट ऑफ सी, मतलब प्रोबेबिलिटी सी, मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन दैट कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब E2 विच इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ सी मतलब E1, सॉरी E3, ठीक है, सी का मतलब E3, ठीक है, ये हो गया। तो नाउ अब आपको पता है A1, देखो A यूनियन B यूनियन C क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा, या फिर ऐसा समझ लो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन से 1 के बराबर होगा, कि मतलब पक्का है ना, दो, क्योंकि देखो एक पोस्ट है 3 जन जा रहे हैं तो पक्का उन तीनों में से एक तो बंदा सेलेक्ट होने ही वाला है, ठीक है। तो इसलिए जो 3 इवेंट्स हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ साथ, अब देखो इनमें इंटरसेक्शन भी कॉमन नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ E1 इन मतलब A इंटरसेक्शन B या फिर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, मतलब इनके इंटरसेक्शन में 5 होगा, क्यों, क्योंकि A इंटरसेक्शन B में क्या होगा कि A भी सिलेक्ट हो रहा है B भी सिलेक्ट, भाई पोस्ट एक ही है तो 2 बंदे कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, इट इज़ ऑब्वियस थिंग कि एक ही बंदा सेलेक्ट होगा, मतलब इनमें कॉमन तो कुछ है नहीं, तो वो वाले पार्ट सारे जीरो हो गए। अब मैं कह रहा हूँ कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ एग्जॉस्टिव भी है। एग्जॉस्टिव क्यों है, क्योंकि एक बंदा सेलेक्ट होगा, अब जब इन दिनों में से एक सेलेक्ट होगा तो पक्का है कि प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो कह नहीं रहा कि इन दिनों में से कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा, एक तो सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ना नॉर्मल चीज़ें लेंगे, अब बिल्कुल हम सोच सकते हैं कि हो सकता है कि तीनों पर्सन ना सेलेक्ट हो, वो बाद में फिर एक बार इंटरव्यू करा, ऐसा नहीं करा रहा है, ठीक है, ठीक है, अच्छा बात है, सोचना अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर आई, मतलब मैं भी लगता है यार क्या ही कर रहे हैं जब क्लैरिटी नहीं है अभी भी, ठीक है, बट क्लैरिटी उसने दी नहीं है, तो नहीं दी है तो हम मान के भी नहीं चलेंगे कि वो बाद में इंटरव्यू कराने वाले अभी से काम कर लेंगे, ठीक है। तो दिस विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 विच इज इक्वल टू 1। अब करना तो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है, 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 को एज इट इज है, तो इसको भी E2 में कन्वर्ट कर लो,
अरे इसी को E3 में कन्वर्ट करना आसान है ना, E2 की जगह 3 टाइम्स E3, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 टाइम्स E3। E2 की जगह इसको रखोगे, जैसे आप देखो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो कि है 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, तो इट विल बी 6 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 6, ये हो जाएगा 10 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 विच इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 विच इज इक्वल टू 1/10। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 हो जाएगा, देखो 6 था E3 था, तो 6/10, तो 6/10, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या हो जाएगा, यही हमें निकालना था, 3 टाइम दिस, ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 29 है, P एंड Q आर 2 कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन इन IITs। मतलब कि दो बंदे हैं, दो कैंडिडेट हैं P और Q, वो चाहते हैं कि वो एडमिशन ले IIT में, ठीक है, सबकी सपना होता है, इनके भी सपने हैं, ठीक है, सबके सपने होते हैं, इनके भी हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट P इज सेलेक्टेड, P के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.5, ठीक है। अब देखो यहाँ पे P और Q दे रखा है, हम अपना कुछ मान जरूर लेंगे, बट ध्यान रखना क्वेश्चन P Q में ही करना, कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चाहो तो P मान लेना, P इवेंट ही मान लेना कि द P कैंडिडेट इज सेलेक्टेड, Q ही मान लेना Q दैट द Q कैंडिडेट इज सेलेक्टेड, ठीक है। बट हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मान लेते हैं फॉर द कन्वीनियंस, कि कंसीडर E1 to be the event that P candidate is selected, या फिर P is selected, E2 मान लेना the event that Q is selected। तो अब देखो, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट P इज सेलेक्टेड, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ P 0.5 है, P की जगह E1 कर दिया, 0.5 लिख दिया, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ P एंड Q, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ P इंटरसेक्शन Q इज सेलेक्टेड एट मोस्ट। अब देखो एटलीस्ट आता है तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आता है, एटमोस्ट आता है मतलब लेस देन इक्वल टू, ऑब्वियस सी बात है ना। अगर मैं बोलूं द सम इज एटमोस्ट 3, तो आप क्या करते हो, 3 लेते हो, 2 लेते हो, 1 लेते हो और 0 वाला लेते हो, ऐसे ही करते हो ना, लेस देन ही जाते हो ना, पीछे ही जाते हो, आगे तो नहीं आते, ठीक है। ऐसे एकदम सोच कर देखो ना, आप ऐसे ही करते हो कि अ डाई नंबर सोच एटमोस्ट 3, तो क्या करते हो, 3 वाला लेते हो, 2 वाला लेते हो, 1 वाला लेते हो, ठीक है, पीछे आते हो ना। तो यहाँ पे एटमोस्ट बोला है, मतलब एटमोस्ट मतलब लेस देन इक्वल टू आता है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0.3, तो मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज लेस देन इक्वल टू 0.3, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब हमसे क्या पूछा है, प्रूव दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ Q बीइंग सेलेक्टेड इज एट मोस्ट 0.8, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ Q इज लेस देन इक्वल टू 0.8, एट मोस्ट है, वापस से लेस देन इक्वल टू आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बात लेस देन इक्वल टू में हो रही है, तो क्यों ना लेस देन इक्वल टू का यूज कर लें। तो नाउ हमें पता है इन दोनों का जो भी यूनियन कर कर आएगा वो क्या लेस देन इक्वल टू होगा 1। अब आप बोलोगे भैया हमने यूनियन ही क्यों कंसिडर करा, हम कुछ और कर सकते थे ना, बिल्कुल कर सकते थे, ठीक है, बट क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी इसलिए हमने ये करा है, बाद में समझ आ जाएगा क्यों करा है। अब आप वो तो इतना तो सोचना ही पड़ेगा ना मैथमेटिक्स में, आप इतना सोच सकते हो कि E1 दिया हुआ है,
इवन इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है एक तरह से, लेस देन इक्वल टू बात की बात है, और क्यों पूछा है, तो बेसिकली क्या आता है, एडिशन थ्योरम। क्या आ सकता है, एडिशन थ्योरम। और होल प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि 0 और 1 के बीच में काम करती है, बट हमें सारा चीज़ लेस देन दिखाना है, कि मतलब हमें दिखाना है, वी हैव टू शो दैट, यहाँ पे लिख सकते हो वी हैव टू सो दैट, एक अच्छा होता है हैबिट लिखना कि हमें क्या दिखाना है, हमें लेस देन इक्वल टू दिखाना था, इसलिए हमने लेस देन इक्वल टू कंसिडर कर लिया। और बाय एडिशन थ्योरम आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 मतलब माइनस इज लेस देन इक्वल टू 1। अब E1 की प्रोबेबिलिटी है 0.5 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इसको इस साइड करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2, तो दिस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विच इज इक्वल टू 0.5 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इससे आप छोटी क्वांटिटी रख रहे हो, ये रखा 0 पॉइंट, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 हो गया लेस देन इक्वल टू 0.8। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा और क्लैरिटी देना चाहूँगा आपको। अब देखो ऐसा कुछ है, 5 है प्लस में 7 है। अब अरे मतलब इस साइन इस साइड इसलिए आ गई क्योंकि आपने इससे बड़ा नंबर रखा है। ठीक है, इससे लेसर इक्वल टू मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 0.3 हो सकता है। ठीक है, उससे कम भी हो सकता था। ठीक है, ये बात का ध्यान रखना है। तो आपने 0.3 बहुत बड़ा नंबर रख दिया है, तो जो भी होगा इससे क्वांटिटी लेस होगा। मतलब अब जैसे देखो 5 प्लस 7, अब आप मान लो कि 7 से बड़ा क्वांटिटी रख दिए, लेट अस टेक दैट आपने 9 रख दिया, तो क्या अब ये इसके बराबर होगा? नहीं होगा ना, आपने बड़ा रखा है, तो जिधर बड़ा रखा है उधर इक्वलिटी आ जाएगी ना, उस साइड इक्वलिटी ग्रेटर हो जाएगी। जैसे आप समझो कि आपके पास 10 रुपए थे और एक पर्सन के पास 10 रुपए थे। ठीक है, लेटस कि ये अरुण है और ये आशीष है। ठीक है, ये अरुण है, ये आशीष है, दो दोस्त है। ठीक है, अरुण ने इससे एक बार 2 रुपए कर्ज लिए थे। ठीक है, तो हमने ये बोला कि तुम्हारे पास अब 10 रुपए आ गए ना, अभी तक ये बराबर ही थे, 5 प्लस 7 बराबर ही थे। बट अब ये बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, अब तेरे हमारे पास आ गया, तुम्हें जो मैंने तुझे दिए थे वो वापस देने पड़ेंगे। तो अब आप इसको वापस दोगे तो इसके पास 2 आ जाएंगे, तो अब इसके पास 8 हो जाएगा और इसके पास क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये बढ़ जाएगा ना, क्योंकि आपने उसे दे दिया ज़्यादा। ठीक है, ऐसा समझ सकते हो। तो आपने इससे बड़ा वैल्यू रख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन E2 से बड़ा या फिर बराबर वैल्यू रखा है 0.3, इसलिए इनइक्वालिटी भी आ गई है। समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हो, और बहुत इजी तरह से समझना है तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इज लेस देन इक्वल टू 0.3 है, दोनों साइड 0.5 ऐड कर दो। ठीक है, अब तो क्लैरिटी आ गई होगी इससे। बट मैं इस चीज़ को इसलिए समझा रहा था कि ये बहुत आगे चलकर यूज आती है। ठीक है, इसकी कि ना हम डायरेक्टली बड़ी वैल्यू रख देते हैं उसकी जगह, तो फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है कि ऐसा हो कैसे हो गया। ठीक है, ऐसे कि मैंने इस तरीक़े से भी बता सकता था स्टार्टिंग में, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं बताया और ऐसे बताया कर। ठीक है, यही लोग समझ आया होगा। बाकी ये सिंपल तरीका मैं स्टार्टिंग में बता देता, क्या फायदा ही होता।
समझ आ ही गया होगा, अब तो क्लैरिटी भी आ गई होगी। बट इस चीज़ को समझना कि इससे बड़ा और बड़ी वैल्यू हमने रखा है, इसलिए इस साइन जो है वो इस तरफ आया है। जैसे यहाँ पे 5 + 7 था, तो हमने 7 से बड़ी वैल्यू कर दी 9, तो इक्वलिटी की साइन किस जाएगी, उस साइड जाएगी ना, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इस चीज़ को टेक केयर करना है। ठीक है, आप देख लो, आज यहीं तक करेंगे, बाकी नेक्स्ट डे। तो अब देखो एक बात, आई होप आपको ये चीज़ समझ आया होगा कि कैसे जो साइन है वो उस साइड गया है, क्योंकि हमने 7 से बड़ा रख दिया ना, तो साइन अभी यहाँ पे दिख रहा है कि वो ग्रेटर देन, इक्वलिटी की जरूरत नहीं, बट फिर भी एक बात, इक्वलिटी लिख देंगे, क्या ही दिक्कत है भाई। ठीक है, आई होप समझ आया होगा।